Hello friend, today we will see some numericals on Carnot theorem and Carnot cycle. So first numerical I read here, what is the highest possible possible theoretical efficiency of heat engine operating with a hot reservoir of furnace gases at 2100 degrees Celsius when the cooling water available is at 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस न्यूमेरिकल में हमें पूछा है कि मैक्सिमम कितनी थेरोटिकल इफिशिएंसी इंजन की मिलेगी अगर वो इंजन वर्क करता है 2100 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज में। ओके, तो आप जैसे कैरनॉट थ्योरम हमें बताता है कि मैक्सिमम इफिशिएंसी किसकी रहती है, कैरनॉट साइकिल की। ओके, इफ हीट इंजन वर्किंग ऑन कैरनॉट साइकिल then the efficiency of that heat engine is always maximum than any other heat engine. So अब हम अज्यूम करेंगे कि वो कैरनॉट साइकिल पे वर्क करता है, तो कैरनॉट साइकिल पे जो हीट इंजन वर्क करता है उसकी इफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन T1। क्लियर, मतलब बाय यूजिंग टेम्परेचर वी कैन कैलकुलेट इफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल बिकॉज इट इज़ रिवर्सिबल हीट इंजन। क्लियर, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया है सोर्स का 2100 सेल्सियस, तो उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और सिंक का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, उसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। डायग्राम निकल तो यहाँ पर ये T1 ये T2, T1 की वैल्यू कितनी है 2373 केल्विन, मतलब 2100 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और सिंक का टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस और 288 केल्विन। अब ये जो मैक्सिमम इसकी इफिशिएंसी कब रहेगी, जब ये रिवर्सिबल रहेगा, मतलब जब ये कैरनॉट साइकिल पे वर्क करेगा तब उसकी इफिशिएंसी कितनी रहेगी 1 माइनस T2 बाई T1। ये कैसे निकाला है, T1 माइनस T2 अपॉन T1, इसका डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो आपको ये मिलेगा। अब इसमें T2 और T1 की वैल्यू पुट कर दी तो आपको मिलेगा 0.878। मतलब अगर ये हीट इंजन कैरनॉट साइकिल पे वर्क करेगा तो उसकी इफिशिएंसी आपको मिलेगी 87.8%। इससे ज़्यादा इफिशिएंसी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ओके, तो सबसे हाईएस्ट जो इफिशिएंसी रहती है वो रिवर्सिबल साइकिल की यानी कैरनॉट साइकिल की रहती है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। A Carnot cycle operates between source and sink temperature of 250 degree Celsius and minus 15 degree Celsius. If the system receives 90 kilojoule from the source, find efficiency of the system. Number 2, net work transfer. Number 3, heat rejected to the sink. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आपको क्या दिया है, एक कैरनॉट साइकिल पे वर्क करने वाला हीट इंजन है, जिसके सोर्स का टेम्परेचर कितना है 250 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 523 केल्विन, और सिंक का टेम्परेचर कितना है -50, उसको अगर हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो 250 केल्विन। क्लियर, ये -50 नहीं है, ध्यान में रखो। सो -15 प्लस 273 इक्वल्स टू 258 केल्विन, एंड हीट रिसीव्ड बाय दिस इंजन इज Q1 इज गिवन 90 किलो जूल। 90 किलो जूल हीट हम इस इंजन को सप्लाई कर रहे हैं, जिसका सोर्स का टेम्परेचर है 523 केल्विन और सिंक का टेम्परेचर है 250 केल्विन। इस केस में हमें उसके इफिशिएंसी निकालना है, वर्क ट्रांसफ़र और वर्क निकालना है, और हीट रिजेक्टेड मतलब Q2 निकालना है। तो इसकी इफिशिएंसी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कैरनॉट पे तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे टेम्परेचर का, क्योंकि रिवर्सिबल की इफिशिएंसी हम टेम्परेचर से भी निकाल सकते हैं। तो हमें इफिशिएंसी मिली 50.6। ये हो गया हमारे पहले सब क्वेश्चन का आंसर। इफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम इज 50.6%। अब हमें निकालना है वर्क रिक्वायर्ड, तो बहुत सिंपल है, हमें मालूम है इफिशिएंसी के हमारे पास कितने फार्मूले हैं, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, या वर्क को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाय Q1, या अगर ये रिवर्सिबल है तो T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये तीनों फार्मूले यूज़ करके हम इफिशिएंसी निकाल सकते हैं।
तो हमने इफिशिएंसी निकाल लिए बाय यूजिंग दिस टेम्परेचर। अगर अब हमने ये फार्मूला लगा दिया तो हमें वर्क डन में मिलेगा, क्योंकि Q1 इज़ ऑलरेडी गिवन 90 किलो जूल। तो वो कितना आएगा, इफिशिएंसी 0.506 इक्वल्स टू W जो हमें निकालना है, और Q1 दिया है 90। तो हम आराम से वर्क डन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो ये फार्मूला, तो वर्क डन मिला 45.54 किलो जूल। ओके, अब हमें हीट रिजेक्टेड निकालना है, तो वो भी और इजी होगा। दिस इज Q2, दिस इज T1, T2। अब देखो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमने Q1 हीट सप्लाई की, उसमें से हमें W मिला और बचा हुआ रिजेक्ट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2। Q1 ऑलरेडी गिवन इन स्टेटमेंट, W हमने अभी भी ढूंढा है 45.4, तो हम Q2 निकाल सकते हैं। सो Q2 इक्वल्स टू Q1 माइनस W। क्लियर? तो वो कितना आएगा, 90 माइनस 45.54, 44.46 किलो जूल। क्लियर? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था ये। ऐसे न्यूमेरिकल 6 या 7 मार्क के लिए आ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेता हूँ। An inventor claims that his engine has the following specification: temperature limit 750 degree Celsius and 25 degree Celsius, power developed 75 kilowatt, fuel burned per hour 3.9 kg, heating value of the fuel 74,500 kilojoule per kg. State whether this claim is valid or not. हमें क्या दिया है, एक इन्वेंटर है जिसने हीट इंजन बनाया है जो वर्क करता है 750 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उसने वर्क प्रोड्यूस किया है 75 किलोवाट, और जिसको हमने हीट सप्लाई की, लेकिन यहाँ पर मास दिया है, मतलब कितनी हीट सप्लाई की हमने 3.9 kg फ्यूल बर्न किया, और 1 kg फ्यूल बर्न करने पर इतनी हीटिंग वैल्यू मिलती है। ओके, हीटिंग वैल्यू मतलब कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब क्या है, अगर आप उस फ्यूल को जलाओगे 1 kg फ्यूल को, तो कितना किलो जूल हीट उसमें से आपको मिलेगा। तो आपने कितना हीट सप्लाई किया, आपने फ्यूल बर्न किया है 3.9 kg, और 1 kg बर्न करने पर इतनी हीट मिलती है, तो टोटल आपने इतनी हीट सप्लाई की, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। तो पहले हम अगर इसी टेम्परेचर लिमिट में अगर कैरनॉट हीट इंजन वर्क करेगा तो वो कितनी इफिशिएंसी देगा, वो हमें निकालना है। क्योंकि अगर उसने कैरनॉट इफिशिएंसी से ज़्यादा इफिशिएंसी दी है तो वो गलत है। कैरनॉट से ज़्यादा इफिशिएंसी किसी भी इंजन की नहीं रहती। तो पहले हम कैरनॉट इंजन की इफिशिएंसी निकालेंगे, जो यहाँ पर दी है 1 माइनस T2/T1, वो आ गई 70.86%। अब जो इंजन दिया है उसकी इफिशिएंसी अगर इतनी है या इससे कम है तो वो वैलिड है। अगर इससे ज़्यादा, मतलब रिवर्सिबल से ज़्यादा अगर उसकी इफिशिएंसी आई तो वो वैलिड नहीं है। ओके, तो कैरनॉट हीट इंजन की इफिशिएंसी आई है इतनी। अब हम निकालेंगे कि इस हीट इंजन की इफिशिएंसी कितनी आएगी। उसने वर्क कितना प्रोड्यूस किया है, 75 किलोवाट, लेकिन ये सब पर आवर है, एक है, और फ्यूल बर्न है 3.9 पर आवर। तो 75 को हम 75 किलोवाट मतलब 70 किलो जूल पर सेकंड, एक सेकंड में इतने किलो जूल, तो एक आवर में कितने आएंगे। इसको अगर आपने 3600 से मल्टीप्लाई किया तो एक आवर में कितना वर्क प्रोड्यूस होता है आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो 75 इंटू ये 1000 को निगलेक्ट करो, इसने जूल कन्वर्ट किया है। 75 इंटू 60/60 मतलब एक आवर में इतना वर्क मिला, और एक आवर में हमने कितनी हीट सप्लाई की, 3.9 इंटू 74,500, तो उसकी इफिशिएंसी कितनी आई, 92%। अब हमें मालूम है कि कैरनॉट साइकिल से ज़्यादा इफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की नहीं रह सकती। तो ये जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है ये गलत है, क्योंकि उसकी इफिशिएंसी
कैरनॉट इफिशिएंसी से ज़्यादा है। ये क्लेम कब सही रहता, जब इसकी इफिशिएंसी 70.86 जितनी या उससे कम आती। ओके, सो थर्मल इफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल इज ग्रेटर देन कैरनॉट साइकिल, देयरफॉर क्लेम ऑफ दिस इन्वेंटर इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। A cyclic heat engine operates between a source temperature of 1000 degrees Celsius and a sink temperature of 40 degrees Celsius. Find the least rate of heat rejection per kilowatt net output of the engine. क्या दिया, एक हीट इंजन है जो वर्क कर रहा है 1000 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री, मतलब सोर्स का टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो 1273 केल्विन, और सिंक का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो 313। अब ये जो हीट इंजन वर्क कर रहा है उसमें हमें निकालना है कि कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है पर किलोवाट आउटपुट को, मतलब इसमें जो आउटपुट मिल रहा है वर्क का वो कितना है, 1 किलोवाट। अगर 1 किलोवाट आउटपुट निकलता है तो कितनी हीट रिजेक्ट होती है ये हमें निकालना है। क्लियर, मतलब वर्क डन दिया है 1 किलोवाट, तो इसके लिए हमें पहले इसकी इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब ये कैरनॉट हीट इंजन है तो इसको हम इफिशिएंसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टेम्परेचर, बाय यूजिंग दिस फार्मूला 1 - T2/T1। T2 की वैल्यू 313, T1 की वैल्यू 1273, इसकी इफिशिएंसी आई 75.4% या 0.754। ओके, अब इफिशिएंसी का दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क दिया है 1 किलोवाट, हीट सप्लाइड हमें निकालनी है, हीट सप्लाइड कितने है 1.326 बराबर हीट सप्लाइड कितने हैं 1.326। अब Q2 हम निकाल सकते हैं, Q2 मतलब या Q1 मतलब Q2 प्लस W, तो Q2 क्या आ गया, Q1 माइनस W इक्वल्स टू Q2। 1.326 माइनस 1 तो आया 0.326 किलोवाट। तो अगर 1 किलोवाट वर्क डन वो हीट इंजन प्रोड्यूस करता है तो कितनी हीट रिजेक्ट करेगा, 0.326। अब दूसरा न्यूमेरिकल है रेफ्रिजरेशन के ऊपर है। A fish freezing plant require 40 tons of refrigeration. The freezing temperature is -35 degrees Celsius while the ambient temperature is 30 degrees Celsius. If the performance of the plant is 20% of the theoretically reverse Carnot cycle working within the same temperature limit, calculate the power required. Given 1 ton of refrigeration is 210 kilojoule per minute. एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। क्या दिया है, एक फिश फ्रीजिंग प्लांट है, रेफ्रिजरेशन प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 40 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब उसका जो हीट रिजेक्शन वो कितना है 40 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना दिया है 210 किलोजूल पर मिनट। द फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया है -35 और एम्बियंट टेम्परेचर 30 डिग्री। इधर निकाल लेता हूँ, रेफ्रिजरेशन वर्क लगेगा उसको, ये Q2, ये Q1, ये T1, T2। ये T2 क्या है, फ्रीजिंग है, इसका टेम्परेचर है -35 डिग्री सेल्सियस, और जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो सोर्स है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर T1 दिया है 30 डिग्री सेल्सियस और T2 दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दी है कि प्लांट रिक्वायर 40 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब हमें Q2 कितना बाहर निकालना है 40 टन्स, मतलब 40 टन्स हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए, और 1 टन्स इक्वल्स टू 210 किलोजूल पर मिनट। तो 40 टन्स मतलब 40 × 210 8400 किलोजूल पर मिनट, मतलब हमें Q2 की वैल्यू कितनी दी है 8400 किलोजूल पर मिनट। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दी है कि इस प्लांट का जो COP है
इस रेफ्रिजरेशन का जो COP है वो 20% है। किससे? रिवर्स्ड कैरनॉट साइकिल से। मतलब जो कैरनॉट का COP मिलेगा, कैरनॉट का COP मिलेगा उसके 20% है। ओके, ये बात समझ में आ गई। टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा Q2 इतना है। अब हम पहले निकालेंगे कैरनॉट रेफ्रिजरेशन का COP कितना है। कैरनॉट रेफ्रिजरेशन का COP की फार्मूला क्या है? T2/T1 - T2। ओके, ये हो गया कैरनॉट का, वो आया 3.66। तो इसका COP कितना आएगा? कैरनॉट का 3.66, लेकिन एक्चुअल में उसका एफिशिएंट जो COP है वो 3.66 नहीं है, 3.66 के 20% है। तो एक्चुअल में इसका COP कितना है? 0.732। ओके, और अब हमें निकालना है कि इसका वर्क डन कितना है, वर्क कितना लगेगा। देखो, Q2 हमें मालूम है और COP भी हमें मालूम है। COP का दूसरा फार्मूला क्या है? Q2/वर्क डन। COP हमने उस टेम्परेचर वाले फार्मूले से निकाल लिया जो 20% था। तो COP हमें मालूम है 7.32, Q2 हमें मालूम है, तो W हमें निकालना है। यहाँ पर देखो, ओके, तो W यहाँ पर कितना आया? 191.25 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया था कि ये रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन ये रिवर्सिबल के 20% है। मतलब हमने रिवर्सिबल का निकाला COP, तो एक्चुअल में कितना आएगा? उसके 20%, तो होगा हमारा COP। फिर बाद में हमने जो वर्क डन निकालना था वो निकाल लिया। क्लियर? तो इस तरह हमने कुछ 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और इसी में से आपको एक आधा न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है इसके, और ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।